दोस्तों, तो आज की वीडियो में जानेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7 के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं और ये रिवीजन क्लास है भारतीय लोकतंत्र में समानता, तो इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो इसमें मताधिकार की समानता और मानवीय गरिमा का मूल्य, भारतीय लोकतंत्र में समानता और लोकतंत्र की चुनौती, तो ये सब पॉइंट इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो इक्वलिटी समानता की बात सबसे पहले प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। और समानता के डायमेंशन, समानता के आयाम डायमेंशन देखेंगे तो राजनीतिक समानता, इसमें वोट के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करेंगे। और दूसरा है सामाजिक समानता, तीसरा आर्थिक समानता और वोट के अधिकार में मताधिकार की समानता सुनिश्चित करने के लिए एक रूल फॉलो किया जाता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो एक व्यक्ति का एक वोट और उसका एक मूल्य होता है। और अनुच्छेद 326 देखेंगे तो अनुच्छेद 326 कहता है लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होंगे और वोट के लिए एक निश्चित आयु प्राप्त करने के 18 वर्ष की आयु हो। पहले वोट के अधिकार 21 वर्ष था, जो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के मतलब होता है सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार। और राइट टू इक्वलिटी में देखें समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 है। ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में आप लोग आंसर राइटिंग करते टाइम या ऐसे में भी आर्टिकल की बहुत ज़रूरत पड़ता है। अनुच्छेद 14 देखेंगे तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो विधि के समक्ष समता, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और विधि का समान संरक्षण, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और विधि के समक्ष समता में देखेंगे तो विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होगा, समान विधि के अंतर्गत सभी समान होंगे। और विधि का समान संरक्षण में देखेंगे तो बिना भेदभाव का समान व्यवहार, समान संरक्षण किया जाएगा। और एक अपवाद है, तो अनुच्छेद 361 के एक अपवाद है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और समान व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। और सामाजिक समानता में देखेंगे तो सामाजिक समानता सभी लोगों को समाज में स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता हो और संपत्ति के अधिकार हो, समान संसाधन के उचित बंटवारा हो और नागरिक अधिकार, सिविल राइट्स हो। तो सामाजिक समानता के, तो सामाजिक समानता में ये सब डायमेंशन आते हैं। अनुच्छेद 14 क्या समान नहीं है, तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, ये आर्टिकल 14 में समान है। जन्म स्थान आर्टिकल 14 में नहीं है। और अनुच्छेद 15 के 5 आधार है, जाति, लिंग, मूल वंश, धर्म, जन्म स्थान। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कुछ कारणों से महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए और सरकार है। जाति, धर्म, पंथ, क्षेत्र, लिंग, अमीर या गरीब पृष्ठभूमि के हर वयस्क को मतदान करने की अनुमति है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अवधारणा समानता पर आधारित है। लोकतंत्र में हर नागरिक समान है। राज्य शासन कैसे काम करता है, तो विधायक कौन होते हैं, तो इंग्लिश में विधायक को एमएलए कहते हैं। और चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। विधायिका तो लेजिस्लेटिव, इसका अर्थ होता है राजनीतिक संगठन या इकाई, इसका कार्य नीतियां बनाने का कार्य। और इसमें राज्य विधायक की बात करें तो विधान परिषद और विधानसभा इसमें सम्मिलित होंगे। आर्टिकल 12 देखेंगे तो राज्य शब्द की परिभाषा की बात करते हैं। और दूसरा है विधायिका और कार्यपालिका के शब्दों को राज्य शब्द में शामिल किया गया है। जैसे राष्ट्रीय या केंद्रीय स्तर पर देखेंगे तो भारत सरकार, लोकसभा और राज्यसभा, ये सब राज्य के परिभाषा में आते हैं। तीसरा है राज्य स्तर, तो राज्य सरकार प्लस विधानसभा या विधान परिषद, ये भी सरकार की परिभाषा में शामिल किया जाता है। और स्थानीय स्तर पर देखेंगे तो नगरपालिका या ग्राम पंचायत और गैर वैधानिक और वैधानिक निकाय, तो ये सब कुछ ऐसे पॉइंट है जो राज्य के परिभाषा में शामिल किया गया है। विधायिका और कार्यपालिका राष्ट्रीय या केंद्र भारत सरकार और लोकसभा, राज्यसभा, ये सब भारत सरकार के परिभाषा में आते हैं। राज्य स्तर पर राज्य सरकार प्लस विधानसभा, विधान परिषद, और स्थानीय स्तर पर नगर पालिका या ग्राम पंचायत और गैर वैधानिक और वैधानिक निकाय, ये सब सरकार के परिभाषा में आते हैं।
और विधायक तो जनता का प्रतिनिधि होता है, चुनाव निर्वाचन क्षेत्र से किया जाता है। और इसका अर्थ, निर्वाचन के अर्थ है देश के चुनाव के उद्देश्य से कई भागों में बांटा जाता है। और विधायक को इंग्लिश में एमएलए कहते हैं। चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से और बहुमत वाली पार्टी की सरकार बनाएगी और इसके नेता मुख्यमंत्री सीएम बनेगा। और सीएम की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा चुनाव किया जाता है और ये सभी लोगों के लिए जवाबदेह होंगे। और विधानसभा के सदस्य कौन होगा, तो जिसने 25 वर्ष का आयु पूर्ण कर ली हो। और अनुच्छेद 153 में देखें तो राज्यों के राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और अनुच्छेद 154 में देखेंगे तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 163 में देखेंगे तो राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के मंत्रिपरिषद जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपनी कृतियों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। स्वास्थ्य का अर्थ तो हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो उदाहरण के लिए लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। और भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं तो 15वां वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष एनके सिंह थे और स्वास्थ्य का विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। और 2025 तक स्वास्थ्य बजट 2.5% जीडीपी होनी चाहिए। और स्वास्थ्य क्षेत्र में कमियां तो वित्तीय अनुपलब्धता और विकसित देश जीडीपी के 10% व्यय करते हैं स्वास्थ्य में। और कुशल डॉक्टरों की कमी, रिसर्च अनुसंधान की कमी और सरकार के प्रयास स्वास्थ्य में तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना और स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल तो अस्पताल, चिकित्सा उपकरण, नैदानिक परीक्षण, आउटसोर्सिंग और टेलीमेडिसिन, चिकित्सा पर्यटन, स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा उपकरण शामिल है। मेडिकल टूरिज्म तो चिकित्सा पर्यटन, जब लोग अपनी चिकित्सा उपचार के लिए अपने देश से बाहर किसी अन्य देश की यात्रा करते हैं तो यह चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। और ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। और ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। और बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होती हैं। और जेंडर लिंग की बात करेंगे, अनुच्छेद 15 में वर्णन है और डीपीएसपी 39 के डी राज्य की नीति निर्देशक तत्व में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। और आर्टिकल 51A के क्लॉज ई में मूल कर्तव्य में समाज ऐसी प्रथाओं को त्याग करेगा जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। और आर्टिकल 243 स्थानीय सरकार में 1/3 आरक्षण की बात की गई है, तो महिलाओं के लिए आरक्षण कर देना। महिलाओं के समानता के अधिकार को महिलाएं क्या कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, इस बारे में रूढ़ियाँ हैं क्योंकि उन्हें कमजोर और मजबूत कम करने में असमर्थ करार दिया जाता है। यह इस कारण से है कि महिलाओं को पुरुषों से नीचा कहा जाता है। उन्हें उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में कम वेतन या मजदूरी का भुगतान किया जाता है। और हमारा संविधान पुरुष और महिला के बीच भेदभाव नहीं करता, लेकिन लिंगों के बीच असमानता मौजूद है। सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कर सकती है, तो सरकार मानती है कि चाइल्ड केयर और गृह
कार्य का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। इसका स्वाभाविक रूप से इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि क्या लड़कियां स्कूल जा सकती हैं, और यह निर्धारित करता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकती हैं और उनके पास किस तरह की नौकरियां और करियर हो सकती हैं। सरकार ने देश के कई गांवों में आंगनबाड़ियां या चाइल्ड केयर केंद्रों की स्थापना की है। इसने ऐसे कानून पारित किए हैं जो ऐसे संगठनों के लिए अनिवार्य है जिनके समानता मान्यता के लिए संविधान में क्या प्रावधान है। तो कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान है। इसका मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू कार्यकर्ता हर व्यक्ति को समान कानूनों का पालन करना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, जन्म स्थान या पुरुष या महिला के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को खेल के मैदानों, होटलों, दुकानों और बाजारों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच है। सभी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कुओं, सड़कों और स्नान घाटों का उपयोग कर सकते हैं। स्कूली शिक्षा में लड़कियों के नामांकन कम क्यों है? तो पहला पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में कोई सुविधा नहीं है, उचित स्कूल भी नहीं है, नियमित आधार पर स्कूलों में कोई शिक्षक नहीं है और उनके घरों के पास कोई स्कूल नहीं है, और यदि स्कूल दूर है तो कोई परिवहन सुविधा नहीं है, और स्कूल पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए परिवार के भी बहुत गरीब है, और जाति, पंथ, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव, और शिक्षा के लिए लड़कों के लिए वरीयता और लड़कियों के लिए नहीं। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद से साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, तो लिंग के संबंध में चिंताजनक कारक क्या है? तो यह सच है कि स्वतंत्रता के बाद से साक्षरता दर बढ़ी है। 1961 की जनगणना के अनुसार सभी लड़कियों और महिलाओं के 15% की तुलना में सभी लड़कों और पुरुषों में से लगभग 40% साक्षर थे, और 2001 जनगणना में ये आंकड़े लड़कों और पुरुषों के लिए 76% और लड़कियों के और महिलाओं के लिए 54% हो गए हैं। और इसका मतलब है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों का अनुपात जो पढ़ने में सक्षम है, और कम से कम कुछ स्कूली शिक्षा में वृद्धि हुई है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि पुरुष का प्रतिशत महिला समूह की तुलना में अब भी अधिक है। अंतर आज भी मौजूद है। मीडिया के महत्व तो लोगों में जागरूकता के लिए सरकार की योजनाओं को प्रभावित करने के लिए सत्ता पर नियंत्रण करना, जनहित का कार्य करना, संवेदनशील मुद्दों को उठाना। मीडिया का कार्य तो सरकारी योजनाओं को बताना, भ्रष्टाचार को उजागर करना, समाज को जागरूक करे, फेक न्यूज को न दिखाएं। और मीडिया के प्रकार तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट और सिनेमा, रेडियो। मीडिया की समस्याएं तो राजनीति चक्र में फंस जाना, मीडिया में बहुत ज़्यादा धन का प्रभाव पड़ जाना, गलत न्यूज को दिखाना और बेवजह का महिमा मंडन करना। और मीडिया की भूमिका तो मीडिया राज की अवधारणा में चौथा स्तंभ है, और इस प्रकार लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है। एक कार्यात्मक और स्वस्थ लोकतंत्र को पत्रकारिता के विकास को एक ऐसी संस्था है के रूप में प्रोत्साहित करना चाहिए जो सत्ता के कठिन सवाल पूछ सके, या जैसा कि इसे आमतौर पर जाना जाता है, सत्ता से सच बोले। और वैधानिक का अर्थ है इसे किसी अधिनियम के अंतर्गत पारित किया जाए, और क्वासी जुडिशियल अर्ध न्यायिक के मतलब है ऐसी संस्थाएं आती हैं जिनके पास पहले से बनाए गए कानून या नियमावली होता है, जिसमें से वो देखकर निर्णय सुना सकती है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।